नमस्कार। अमरउजाला.com की खास पेशकश बात को समझो के अंतर्गत चुनावी किस्से में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमें अच्छा लग रहा है कि चुनावी किस्से लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। हमारे देश के चुनावों का इतिहास है ही इतना दिलचस्प कि जितना खंगालो, छोटे छोटे किस्सों को उठाओ, वो बड़े हो जाते हैं और हमें चुनाव की इस यात्रा की याद दिलाते हैं। इसीलिए चुनावी किस्से की एक और कड़ी के साथ आपके बीच में पेश है और प्रतिक्रिया देना, इसको साझा करना या फिर आपको कोई कमी नजर आती है तो उसको बताना बिल्कुल भी न भूलें। देश को आजाद हुए एक दशक होने को था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था। इस पुनर्गठन के दौरान देश ने कई आंदोलनों को देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे तीखा विरोध प्रदर्शन बंबई में देखने को मिला, जहां बंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने या उससे अलग रखने को लेकर बेहद जबरदस्त विरोध की लहर उठी। दोनों ही पक्षों की ओर से दावे और प्रतिदावे हुए। इन सब के बीच साल 1957 ने दस्तक दे दी थी और दस्तक दे दी थी एक और चुनाव ने। हमने आपको 1952 के पहले चुनाव, जो दरअसल 1951 से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कई जगहों पर देश के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी होती है वहां तो पहले ही मतदान भी करा लिया गया था, और किस तरह से पंडित नेहरू की रैलियां हुई, किस तरह से उनके खुद साथ में मंत्रिमंडल में बैठने वाले साथी विरोध में आ गए, अपने अपने दल बना लिए। ये सारे किस्से हमने सुनाए आपको हमारे जो देश का पहला आम चुनाव हुआ था उसको लेकर। तो अब हम आज के इस चुनावी किस्से में बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे आम चुनाव की। जी हाँ, हम बढ़ रहे हैं देश के 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव की। पहले चुनाव में तो तमाम दावों प्रतिदावों के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लिए जबरदस्त बहुमत मिल चुका था और इस जबरदस्त बहुमत के साथ वो आज़ाद भारत के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री के रूप में तूफानी काम कर रहे थे। लेकिन उनके सामने मुसीबतें भी कम नहीं थी और इन्हीं मुसीबतों के बीच दस्तक दे दी अगले चुनाव में, और ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देश आज़ाद हुए। इन देशों को साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों से आज़ादी मिली, लेकिन इनमें से ज़्यादातर देशों में कुछ दिन बाद किसी न किसी अधिनायकवादी एक तंत्र में वो तब्दील हो गए। मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी लोकतंत्र की बयार उन देशों में नहीं बह सकी। वो आज़ाद होने के बाद भी एक तरह से गुलाम बने रहे, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही या अधिनायकवाद हावी हो गया। इन देशों में या तो सेना या फिर स्वतंत्र तानाशाह ये देश के शासन को चला रहे थे। इसके साथ ही कुछ देशों में कम्युनिस्ट शासक भी इसी तरह का अधिनायकवाद चला रहे थे। नाम कम्युनिज्म का था, आवरण कम्युनिज्म का था, जैसा कि अभी हाल ही में हमको चीन में और रूस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर था अधिनायकवाद या एक तरह से तानाशाही। ऐसे में भारत कई अपवादों में से एक था जहां इस तरह के अधिनायकवाद ने दस्तक नहीं दी थी। देश ने 1952 में हुए चुनाव और कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों द्वारा चुनी गई वोट की सत्ता को ही महत्व दिया, और इसके बाद भी लोकतांत्रिक देशों की सूची में एक सम्मानजनक जगह पाने के लिए दूसरी बार चुनाव कराना बेहद अहम था। ये चुनाव हुए 1957 में। इस बार यह प्रक्रिया करीब 3 हफ्ते चली। पहला चुनाव करवाने वाले सुकुमार सेन ही दूसरे आम चुनाव के दौरान भी देश के चुनाव आयुक्त थे। सेन ने पहले चुनाव में मिले अनुभवों का दूसरे चुनाव में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले चुनाव के वक्त हमने, जैसा कि पिछले चुनावी किस्से में भी आपको बताया था, ब्लैंक कैनवस था, पता नहीं था किस तरह से चुनाव कराने हैं। भारत एक बिल्कुल अलग देश था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अलग अलग मतपेटियों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि हर उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी रखी गई। इन मतपेटियों को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाना भी चुनौती थी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, उनको मतदाता के रूप में दर्ज करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाते हुए पहला चुनाव संपन्न हो चुका था, और इसीलिए पहले चुनाव के अनुभव इस चुनाव में अब सेन साहब के लिए काम आने वाले थे। पहले चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई 35 लाख मतपेटियों को सुरक्षित
रख लिया गया था और इसी वजह से दूसरे चुनाव में केवल 5 लाख अतिरिक्त मतपेटियों की जरूरत पड़ी। दूसरे लोकसभा चुनाव में देश की करीब 96% वयस्क महिलाएं मतदाता सूची में पंजीकृत हो चुकी थी। जी हां, पहले चुनाव में जैसा हमने आपको बताया था पिछले किस्से में, जो लोग नहीं देख पाए हैं कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चुनावी किस्से और बात को समझो दोनों ही प्लेलिस्ट इसके लिए उपलब्ध हैं। पहले चुनाव में बहुत सी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे और इस चुनावी किस्से को लोगों ने खूब साझा भी किया था। जब सुकुमार सेन ने अपने नाम की जगह किसी की मां, किसी की पत्नी और अन्य रिश्तों के नाम से नाम दर्ज कराने की जिद करने वाली लाखों महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काटने का आदेश दे दिया था, तो ये मतदान से वंचित रह गई थी। सुकुमार सेन की दूरदर्शिता की वजह से दूसरे चुनाव में पहले चुनाव के मुकाबले 4.5 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। जी हाँ, 4.5 करोड़ रुपए की बचत हुई थी और उस वक्त ये देश के लिए बहुत बड़ी बचत थी। देश के पहले आम चुनाव में 17 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता थे, जो दूसरे आम चुनाव तक बढ़कर 19 करोड़ 30 लाख को पार कर गए। इस चुनाव में करीब 50% मतदान हुआ। कुल 197 टन कागज की खपत हुई और इस चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदान वाले दिन शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दे दिया। जी हाँ, तो ये सब अनुभव थे जो पहले चुनाव में मिले और ये समझ में आया कि मतदान वाले दिन शराब की दुकानों को चालू रखना एक बहुत खराब निर्णय है और इसीलिए अगले चुनाव में शराब की दुकानों को मतदान वाले दिन बंद करने का निर्देश जारी हो गया। इससे मतदान केंद्र के इर्द गिर्द असामाजिक तत्व इकट्ठा नहीं हो पाए, यह व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई। चुनाव में शराब की दुकानें बंद रहने की यह व्यवस्था आज तक लागू है। तो एक चीज जो सबसे पहले चुनाव से अब तक लागू है वो थी अमिट स्याही जो उंगली पर लगती है, लेकिन एक और व्यवस्था अगले चुनाव से 1957 के चुनावों से लागू हुई जो आज तक लागू है, वो है मतदान के दिन शराब की दुकानों का बंद रहना। हालांकि मतदान के पहले बंटने वाली शराब अब तक एक ऐसा अपवाद है, एक ऐसा धब्बा है हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, जिससे निपटने का सीधा उपाय अब भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। पर हाँ, मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं दूसरे आम चुनाव के बाद से। इस सब के बीच इसी दूसरे चुनाव में कई रोचक प्रसंग भी देखने को मिले। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि नई दिल्ली में एक उम्मीदवार इस बात पर अड़ गया कि उसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम पर अपना नामांकन करने दिया जाए। इसी तरह मद्रास जो अब चेन्नई है, वहां पर एक मतदाता किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को वोट देने के लिए अड़ गया। बताइए, वो क्या चाहता था कि उम्मीदवारों को नहीं, मैं तो सुकुमार सेन जी को ही वोट दे दूंगा चाहे वो चुनाव में खड़े हों या ना हो। बहुत दिलचस्प है हमारा लोकतंत्र और उसके किस्से। उड़ीसा जो अब ओडिशा कहलाता है, वहां महज 2.5 फीट का एक शख्स मतदान करने पहुंचा तो अपने साथ एक छोटी सी मेज भी लेकर आ गया। जब वोटों की गिनती के लिए मतपेटियां खुली तो हर जगह इन मतपेटियों में मतपत्रों के अलावा भी कई चीज़ें बाहर निकली। कहीं उम्मीदवार के नाम पर भद्दी और गंदी गालियां थी तो कई कागज़ बाहर निकले जिनमें से पैसे रखे हुए थे या उससे सिक्के भी बाहर आ गए। और जब मतपेटियों का और कागज़ के मतपत्रों का ज़माना था तो हम पत्रकारों के रूप में उसको रिपोर्टिंग करने के लिए इन पर्चियों के बारे में छापना और कभी कभी एक लंबी लंबी उसके ऊपर एप्लीकेशन भी, आवेदन भी लिखकर लोग रख देते थे। कोई पर्ची में मतदाता लिख देता था कि उसने इस वजह से वोट नहीं दिया, लेकिन वो पर्ची ज़रूर डाल देता था और इस सब की खूब रिपोर्टिंग होती थी और झलकियाँ भी अलग से इसकी लगातार छपती रहती थी जब ईवीएम नहीं आई थी। इन पर्चियों में किसी ने अपने पसंदीदा अभिनेता की तस्वीर मतपेटी में डाल दी थी तो किसी ने नेता के नाम पर पूरा पत्र ही लिख दिया था। 1957 का चुनाव एक बार फिर नेहरू और उनकी सत्ताधारी पार्टी के लिए जीत लेकर आया। 1952 में जिन विरोधियों ने नेहरू का मुकाबला किया था, कड़ा मुकाबला किया था, उनमें से कई अब बिखरने लगे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ का प्रभाव घटने लगा था। वहीं जेपी के सक्रिय राजनीति से दूर हो जाने से समाजवादी धड़ा भी बिखरने लगा था। जेबी कृपलानी की पत्नी तक उनकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में लौट चुकी थी। इन बदली हुई परिस्थितियों का फायदा कांग्रेस को उत्तर भारत में मिला,
जहां पर उसे प्रचंड जीत मिली। यहां की जिन 226 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, उनमें से 195 पर उसे जीत मिली। इसके चलते लोकसभा में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 371 तक पहुंच गई। पंडित नेहरू ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और इस जीत के बाद भी कांग्रेस के लिए 1957 के नतीजों ने नई चुनौतियों के द्वार खोल दिए थे। ये चुनौती उसे दक्षिण और पूर्वी भारत से मिली थी। पश्चिम से आई खबरों ने भी नेहरू की पार्टी को नई चुनौतियों का आभास करा दिया था। आखिर ये चुनौतियां क्या थी? क्यों दक्षिण में हालात बदल रहे थे? कहां पहली बार रुका था कांग्रेस की जीत का रथ? और इसी तरह के अन्य सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन वो अगले चुनावी किस्से में। तो हम इन चुनावी किस्सों के जरिए इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की चुनाव की ये यात्रा कैसे शुरू हुई, किन किन पड़ावों से, किन किन मोड़ से और किन किन चुनौतियों से गुजरकर ये आज इस लोकतंत्र को इस स्वरूप में हम तक पहुंचा रही है। चुनावी यात्रा और चुनाव से जुड़े इन्हीं किस्सों को देखते रहिए अमरउजाला.com पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।